दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्सनालिटी व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत क्या है और दूसरा बात सामाजिक दृष्टि से इनका सिद्धांत व्यक्तित्व का क्या है और किन लोगों ने क्या सिद्धांत दिया है, इनका मापन व्यक्तित्व का मापन हम कैसे कर सकते हैं। फुल व्यक्तित्व से रिलेटेड आज चैप्टर को 10 मिनट के अंदर आसान शब्दों में आसान भाषा में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बने रहे चैनल के साथ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। सीटेड का अगर बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जी हाँ दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में। पर्सनालिटी व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति के सभी व्यवहारों की योग्यताओं को व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब व्यक्ति के सभी व्यवहार जो है और योग्यता जो एबिलिटी है उनको ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना है और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। याद रखेंगे, नकाब या मुखौटा। लोग नहीं कहते हैं लोगों के चेहरे मुखौटा लगे पड़े हैं, बस वही है। अब व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, देखते हैं। विलियम वुडवर्थ, व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है तो किसी को अप्रिय लगती है। मतलब व्यक्तित्व से उन व्यवहारों का मतलब बोध हो रहा है जो किसी को अच्छा भी लग रहा है, किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। वैलेंटाइन, इन्होंने व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग बताया है कि ये जन्मजात एबिलिटी का एक योग है। ये किसने बताई थी? वैलेंटाइन ने। G.W. आलपोर्ट, व्यक्ति के भीतर विद्यमान मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गतिशील स्वरूप है, उसके विलक्षण सामंजस्य का निर्धारण खोज उसका व्यक्तित्व कहलाता है। जिसमें विलक्षण प्रतिभा चीज़ों मतलब है, दैहिक व्यवस्था, गतिशील स्वरूप, विलक्षण सामंजस्य, इनका निर्धारण चीज़ों को ही हम व्यक्तित्व कहते, आलपोर्ट साहब कहे थे। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत जो दोस्तों सब लोगों ने एक अलग अलग तरीके से इन्हें डिफाइन किया। शरीर के रचना के आधार पे व्यक्तित्व को डिफाइन किया गया। शरीर के सिद्धांत के आधार पे दो मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रतिपादित किया। सोलंड, इनके अनुसार शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक तो गोल कर्तिक, आयताकृतिक और लंबा कृतिक। मतलब जो लंबे होते हैं, आयताकृतिक मतलब चौड़े सीने वाले होते हैं, गोल की तरह गोल मटोल होते हैं, जो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये इन्होंने व्यक्तित्व को डिफाइन किया। और क्रेस्मर ने, इन्होंने भी व्यक्तित्व को तीन प्रकार से किया। एथेलिक, ऐसे व्यक्ति का शरीर जो चौड़ा सीना, लंबे सीना, हाथ पैर होते हैं। एथनिक, ऐसे व्यक्ति हाथ पैर लंबे, लंबा चेहरा, सीना चपटा होता है। पाइनिक, ऐसे व्यक्ति जो गोल मटोल तथा नाटे होते हैं। इन्होंने भी तीन तरह का ही दिए हैं। और शील गुणों का सिद्धांत, जी हाँ, ये देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे कि एक मकान की संरचना छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है। शील गुणों का सिद्धांत में अल्पोर्ट तथा कैंटल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इनका कहना यह है कि गुण, जो छोटे छोटे गुण होते हैं, जैसे कि हम मकान बनाते हैं, उसमें छोटे छोटे इमारतों को बनाते हैं, तो ईंटों का एक दूसरे से जोड़ जोड़ के हम एक बहुत बड़ा मकान बनाते हैं। उसी तरह आदमी का छोटा छोटा गुण, हैबिट, इनको मिलाकर ही हम व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब यही है कि पूर्णता कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों से ही पूर्णता परिपूर्ण होती है। कहने का मतलब यही है। अब केटल के द्वारा वर्णित किया गया व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 16 थी। कितना है? 16। शील गुणों को मापने के लिए मापनी बनाई गई जिसका नाम है 16 PF। ये एक उन्होंने को मापने के लिए बनाया गया। अब ये इनसे क्वेश्चंस काफ़ी आ चुका है। सामाजिक दृष्टि से के सिद्धांत से इसे कार्ल जुंग ने दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व को तीन प्रकार से, एक तो अंतर्मुखी, बाहरमुखी और अभयमुखी से इन्होंने डिफाइन किया। अंतर्मुखी क्या, थोड़ा देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। अंतर्मुखी वाले व्यक्ति अपने चिंतन में खोए रहते, उदासीन, एकांत, अमिलनसार, पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले, आदर्शवाद एवं दृढ़ स्वभाव वाले। मतलब ये बहुत ही इमोशनल टाइप के होते हैं, काफ़ी कम बोलते हैं, अपने में खोए रहते हैं, एकांत,
उदासीन टाइप का कुछ सोचते रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। ये होते अंतर्मुखी स्वभाव। जी हाँ। और बाहिर्मुखी वाले कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं, साहसी, परिवर्तनशील, परिवर्तन करने में विश्वास करने वाला, संभावनाओं में विश्वास करने वाला, दूसरे की प्रशंसक करने वाला, मिलनसार और सामाजिक। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत जल्दी ही फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लोगों को अच्छा बातचीत कर लेते हैं, अपना बातचीतों से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। वो काफ़ी आशावादी, साहसी, परिवर्तन, इस तरह का उनके अंदर थिंकिंग रहता है। वो वही होते हैं बाहिर्मुखी। और उभयमुखी क्या है दोस्तों? उभयमुखी इन दोनों का बीच की प्रवृत्ति है। इस प्रकार के लोग अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी व्यक्ति के कुछ गुणों विद्वान होते हैं, थोड़ा कम भी बोलेंगे, कुछ ज़्यादा भी बोलेंगे। विश्व के अधिकांश लोग यही होते हैं, उभयमुखी ही होते हैं अधिकांश लोग। ना ज़्यादा बोलने वाला, ना कम बोलने वाला, समय पे बोलने वाले, मतलब इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं विश्व में, सबसे ज़्यादा। अब देखेंगे कि स्पेंगर की पर्सनालिटी टाइप थ्योरी क्या थी। एडवर्ड स्पेंगर ने 6 आदर्शों या मूल्य सुझाव के संदर्भ में या व्यक्तित्व लक्षणों का प्रकार में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया था। ये मूल्यांकन 6 सिद्धांतों में किया गया था। एक हो सिद्धांतिक, आर्थिक, संदर्भवादी, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक। इसका एक ट्रिक है, आशा राधा से सुंदर है। देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा इनका ट्रिक है। आशा राधा से सुंदर है। आशा का आ से है आर्थिक व्यक्तित्व, आ से आर्थिक व्यक्तित्व, सा से सामाजिक व्यक्तित्व, राधा रा से राजनीतिक व्यक्तित्व, धा से धार्मिक व्यक्तित्व, से सैद्धांतिक व्यक्तित्व, और सुंदर है, सुंदर से सुंदरवादी व्यक्तित्व। राधा, आशा राधा से सुंदर है। ये व्यक्तित्व का डिफाइन आपको अगर पूछा जाए, ये ट्रिक आप अपनाएंगे। अब देखते हैं पर्सनालिटी को आप मापन की विधि क्या क्या है, आप इसे मेजरमेंट कैसे करोगे। पर्सनालिटी मेजरमेंट मेथड, व्यक्तित्व मापन की विधियां। जी हाँ, अब देखते हैं बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा में देखते हैं। आत्मनिष्ठ विधि मतलब सब्जेक्टिव मेथड, एक समय में एक ही व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन जिस विधि से किया जाता है उन्हें हम आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। मतलब इंटरव्यू में आप देखते होंगे ना कि एक सामने वाला एक आदमी बैठा है, 4 आदमी उनका इंटरव्यू ले रहा है, उसे हम सब्जेक्टिव विधि कहते हैं। एक ही समय में एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन हो रहा है, सिंगल, ओनली सिंगल। ठीक है। अब देखते हो ऑब्जेक्टिव, एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व का मापन वस्तुनिष्ठ विधि द्वारा किया जाता है। इन विधियों को वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। अब वहाँ पे था सिंगल, कोई एक, यहाँ पे अब 2 लोगों को अगर एक साथ हम इंटरव्यू लेके आप उनका व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं, उनसे अवलोकन कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड। क्लियर है। अब देखते हैं प्रेक्षेपीय विधि, प्रोजेक्ट मेथड। अगर हम व्यक्ति के मन का बगैर उसे बताए अप्रत्यक्ष ढंग से अध्ययन करते हैं तो वो है प्रत्यक्षीय मेथड। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट विधि। अब क्या होता है, इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता है, एक प्रोजेक्ट उन लोगों को दे दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट को पूरा करते करते उन्हें दूर से अवलोकन किया जाता है कि कौन क्या कैसे क्या कर रहा है। उस मेथड को ही कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। समझ में आ गए होंगे, जो आर्मी और कुछ सेक्टरों में किया भी जाता है। अब देखते हैं आत्मनिष्ठ विधि, अवलोकन विधि। जब हम अपनी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का अवलोकन करते हैं तो वो अवलोकन विधि कहलाती है। यह व्यवहार को मापने की सबसे प्राचीन विधि है। अवलोकन विधि जो है, ऑब्जर्वेशन करना मतलब दूर से उन्हें देखना, अपना नाक, मतलब हम लोग पूरा सेंसिटिव होकर उनका अवलोकन करते हैं, यह अवलोकन विधि कहते हैं। इसमें खड़े होकर सबको ऑब्जर्व करके देखना। प्राचीन विधि इन द सेंस पहले के जो गुरु लोग थे वो लोग भी इस विधि को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अवलोकन विधि को। अब देखते हैं साक्षात्कार विधि, जो अभी रिसेंटली बहुत फेमस है, इंटरव्यू मेथड। यह एक मौखिक विधि है, इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं। जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ साक्षात्कार विधि के अंतर्गत आ जाता है। यह एक विधि आमने सामने प्रत्यक्ष बैठकर की जाने वाली विधि है। सवाल जवाब के आधार पर उनका IQ लेवल को चेक किया जाता है। अब देखते हैं जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि। जी हाँ, लाइफ स्टोरी मेथड। और लाइफ स्टोरी मेथड विधि के प्रवर्तक टाइडमैन हैं। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो आप उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन कीजिए। इसे ही जीवन इतिहास विधि कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति का व्यवहार में विलक्षण आ जाता है या सामान्य व्यक्ति से अलग व्यवहार करते हैं तब हम इस विधि का
अध्ययन करते हैं। इन द सेंस क्या है कि जब कोई व्यक्ति अगर माने विलक्षण यानी कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाए या कोई व्यक्ति कुछ अलग कर जाए, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में कर जाए, समान व्यक्ति से अलग कर जाए, तो हर लोग रिसर्चर उनके जीवन का अध्ययन करने लगते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक वो क्या थे। जस्ट लाइक मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, वो कुछ आम लोगों से हट के थे, तो उनका काफ़ी उन लोगों जैसा बुद्धि के लोगों का ये इतिहासकार विधि बहुत ही लोग रिसर्च भी करते हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनती है। अंतर्दर्शन विधि ये क्या है? अपने अंदर दर्शन करना। जब हम अपने मन से अपने अंदर के बारे में जानने का कोशिश करते तो अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। इस विधि के प्रवर्तक विलियम वुंड थे कि अपने मन के अंदर झांकना। उदाहरण के लिए आपने आज तक क्या क्या अच्छा काम किए, तब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने मन से जानने का कोशिश करते हो आप, तो वह अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। आप अपने आप को देखते हो, यार मैं इतना अच्छा हूँ, यार मैं ये चीज़ हूँ, मैं अरे यार मैंने इतना बुरा काम कर दिया, अरे यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये सही करना चाहिए। इस विधि को कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधियाँ। अब इनमें क्या क्या मेथड है ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रश्नावली, यह विधि RS फैक्टर मतलब द्वारा वुडवर्थ द्वारा दी गया था। ये विधि लिखित विधि है। अध्यापक द्वारा बच्चों को कुछ प्रश्न दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है, इसे घर से हल करके लाने के लिए। एक होता है प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आप उसे मापते हो बच्चा क्या है कैसा है। अब देखते हैं वर्तमान प्रमुख रूप से 4 प्रकार के प्रश्नावली विधि प्रयुक्त किए जाते हैं। एक तो बंद प्रश्नावली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से थोड़ा सा बता देता हूँ। बंद क्या है? इसमें पूछे गए प्रश्न केवल हाँ या ना में ही आंसर होगा, उसे कहते हैं क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस। ये आ भी चुका सीटेड में, क्लोज माइंडेड ओपन माइंडेड। खुली प्रश्न वाली, इस प्रश्नावली का उत्तर वाक्य के रूप में लिखने के लिए होती है खुली। चित्र प्रश्नावली, इसमें कुछ प्रश्नों को चित्र दिखा दिया जाता है, व्यक्ति चित्र देख के प्रश्नों को आंसर देते हैं। मिश्रित प्रश्नावली, ये तीनों प्रश्नावली का मिश्रण है, ये मिश्रित प्रश्नावली। अब देखते हैं निर्धारण मापन विधि, असेसमेंट मेजरमेंट मेथड, फ्रांसिस गाल्टन द्वारा की गई। हमें एक उदाहरण के द्वारा इसे हम समझेंगे। उदाहरण, चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप इससे सहमत हैं तो 10 मार्क, असहमत है तो 3 मार्क, कुछ कहा नहीं जा सकता है तो 5 मार्क। जैसे आज देखते हैं ना कंपनी वालों फीडबैक मांगते हैं, तो ये होता निर्धारण। फीडबैक के आधार पे उसे मापते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करता है कि कौन सा उत्तर सही है, तो वो व्यक्तित्व का निर्धारण मापन कहलाता है। ठीक है, जिसे रैंकिंग विधि भी आप कह सकते हैं। अब देखेंगे, सॉरी रैंकिंग तो ये है, क्रम निर्धारित मापने रैंकिंग स्केल। इस विधि के जनक लुईस थर्स्टन थे। जब हम व्यक्ति के गुण और अवगुण को क्रम से निर्धारित करते हैं तो वो क्रम निर्धारित मापनी कहलाता है। जैसे कि गुण और अवगुण, गुण है सच बोलना, आदर करना, मतलब उनके टैलेंटेड जो गुण है उनके आधार पर नाम हम लोग डिसाइड करते हैं। अवगुण आलसी और काम और चोरी, ये अवगुण है। इसके आधार पे, जैसे गुण के आधार पे अवगुण के आधार पे हम निर्धारित करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रम निर्धारण मापनी। अब देखते हैं समाज मिति, अब सोशोमेट्रिक, यह विधि JL मोरिना के द्वारा दी गई। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अन्य व्यक्तियों से पूछा जाता है, समाज के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, तो समाज मिति विधि कहलाता है। अक्सर ये शादी विवाह में ये तो चलता ही है। कोई भी शादी विवाह ठीक करने से पहले आस पास पड़ोस में पूछता है लड़की कैसा है, लड़का कैसा है, तो ये समाज मिति के आधार पे वो डिसाइड होता है। एक प्रोजेक्ट मेथड, शेक्सपियर विधि, प्रोजेक्ट मेथड को देखते हैं। इसी में एक है शाही धब्बा परीक्षण, इंक बोल्ट टेस्ट। इसे प्रवर्तक रूसों के स्विट्जरलैंड के निवासी थे रोड्सा। अब बच्चों को 10 कार्ड इन्होंने दे दिया, जिनमें 2 कार्ड काला और सफ़ेद 2 रंग के होते थे, 3 कार्ड बहुरंग के मल्टी कलर के होते थे, यानी कि कई रंग के होते थे, 5 कार्ड यह 3 रंग के होते थे, काला सफ़ेद और लाल। बच्चे को कार्ड्स इस प्रकार दिखाया जाता है और बच्चे के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कई बच्चे इस चित्र को देख के इसको घोड़ा बताते हैं, कुछ बच्चे हाथी बताते हैं, तो वास्तव में ऐसा चित्र में कुछ भी ऐसा नहीं था। इसे हम कहते हैं शाही धब्बा। अब देखेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। जी हाँ, इस विधि के प्रवर्तक CD मॉर्गन और मुर्रे हैं। इन्होंने इसमें कुल कार्डों की संख्या 31 ली है। इसमें 30 कार्ड रंगहीन होती थी, 31 कार्ड में 30 रंगहीन है। जी हाँ, और एक कार्ड सादा बगैर रंग का होता था।
ये उन्होंने उस करते थे। अब एक देखेंगे जो कैट है, बालक बालक अंतर्बोध परीक्षण, ये क्या है दोस्तों? बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT चिल्ड्रन बालक अंतर्बोध परीक्षण, इस विधि के प्रवर्तक लियोपोल्ड बेलक है। इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 बताई गई है। जी हाँ। और वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण एसिडिटीज, इसमें क्या है? इस विधि के प्रवर्तक लियोपोल्ड बेलक है। इसमें 16 कार्ड होती थी। दोस्तों आज मैंने पर्सनालिटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। बने रहे चैनल के साथ। प्लेलिस्ट में जाके सीटेट का फुल डिजिटल कंटेंट, फुल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप देखें। और टोटल 2011 से लेकर 2021 तक का 12 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस एकदम सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। इन एक क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लोगे, इस बार का सीटेट ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में आप क्रैक करोगे। सीटेट को करना है क्रैक, तो बने रहे सीटेट राजा के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।